Hello and welcome everyone. Hope you all are doing well. I am Muskan Charasia, your Vanija educator, and today we will discuss about the last topic of determinant of income and employment. We already discussed about all the topics of determination of income and employment. If you have not checked the videos, you can check it from the link which is given in the description box. नोट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। First, we will talk about inflationary gap or excess demand, its causes and consequences. Later on, we will discuss about the deficient demand, deflationary gap, its causes and consequences. First, we will discuss about inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप जो एक सिचुएशन है वो एक्सेस डिमांड के बेसिस पे एक गैप क्रिएट होता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सेस डिमांड, देन वी विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन। एक्सेस डिमांड क्या है? एक सिचुएशन है वेयर एग्रीगेट डिमांड of the economy, the aggregate demand or actual aggregate demand of the economy exceeds the aggregate demand of full employment level. हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल हो गई है, यानी कि जो लोग विलिंग है काम करने के लिए उन सबके पास काम है, उन सबके पास रोजगार है और उससे जो वो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं वो मैक्सिमम है। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से हमारी डिमांड क्या है? बढ़ती चली जा रही है। तो इट मीन्स जो एक्चुअल डिमांड है वो क्या? बढ़ती चली जा रही है और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो इकोनॉमी की वो क्या है? हमारी कम है कंपेयर्स टू एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल वाली। फुल एम्प्लॉयमेंट की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। जैसे कि इन्होंने बताया है एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है एक्सीड्स, वो क्या है? ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड हमारा बन रहा है वो हमारा कम है और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो हमारा बन रहा है वो ज्यादा है। नेक्स्ट, विच क्रिएट्स अ गैप, वो एक बीच में गैप क्रिएट कर देगा एक्चुअल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड बन रहा है उसके बीच में और एक एक्चुअल डिमांड के बीच में एक गैप क्रिएट करेगा। उस गैप को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको हम इजी तरीके से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे हमारी एक इनकम की लाइन, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, जो कि हमारी किसकी होती है? 45 डिग्री एंगल बन जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारी जाएगी एक एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड कौन सी होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, क्योंकि ये एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड क्या है? हमारी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो यानी कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा कहाँ बन रहा होगा? यहाँ पे बन रहा होगा। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है और ये हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। ये हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जो कि EF भी मैं कह सकती हूँ। इक्विलिब्रियम हमारा बन जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, जो कि ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आउटपुट है क्वांटिटी 1 को, ये क्वांटिटी 1 इतनी हम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे और हमारी एग्रीगेट सप्लाई इतनी है और एग्रीगेट डिमांड हमारी इतनी है। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम क्या है? स्ट्रक हो रहा है। नेक्स्ट, जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे स्ट्रक हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रक हो रहा है। लेकिन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। ये जो गैप है ये गैप क्या है? हमारा एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, हमारी डिमांड क्या हो रही है? एक्सेस। अगर हम देखा जाए हमारी जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक हो रहा है? इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जब हो जाएगा तब हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक होता है? जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या इक्वल में है। तो यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो रहा है, लेकिन ड्यू टू एक्सेस डिमांड जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? एक्सीड कर गया है हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, जिस रीजन से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ स्ट्रक हो रहा है, यानी कि वो क्वांटिटी 2 जब कंज्यूम करता है तब जाके उसका इक्विलिब्रियम बन रहा है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम
तक ये जो सिचुएशन है ये क्या है, एक्सेस डिमांड की, यानी कि यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। इस एक्सेस डिमांड को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। देखा जाए तो ये इन्फ्लेशनरी, ये गैप क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों हो जाएगा, जब डिमांड, इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहते हैं, सबसे पहला रीजन ये है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, हम डिमांड क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड करने से क्या होगा, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हम फुली यूटिलाइज हैं, जितने भी लोग हैं वो प्रॉपरली एम्प्लॉयड है हर जगह पे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अब नहीं बढ़ सकती है। दूसरी चीज क्या है, डिमांड वो एक्सेस कितनी भी कर ले लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती, जिस वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगे, राइज होने लगेंगे। जैसे ही प्राइसेस राइज होने लगेंगे, क्योंकि हर कोई पर्सन चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सके, उस सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस में राइज आएगा। प्राइसेस में राइज आने की वजह से, राइज इन द प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन, तो इस रीजन से इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। अब कुछ कॉजेज हैं, कॉजेज क्या है हमारे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, कुछ कारण है जिस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होता है। दो तरीके के इसके कॉजेज रहेंगे। सबसे पहले आता है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या कॉजेज है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या कॉजेज है। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है। थ्री सेक्टर कौन सी होती है, जहां पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट तीनों आ जाते हैं। किस किस कारण की वजह से ये जो है इन्फ्लेशनरी गैप बन रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी का, इंक्रीज इन कंजम्पशन। लोगों ने कंजम्पशन अपनी बढ़ा दी है, मतलब कि अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, उनकी डिमांड क्या है, बढ़ती चली जा रही है, जिस रीजन से इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप से बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारे प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, जो हम रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने के लिए अपना खर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो हम कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए करते हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहा है, जैसे कि अपने कैपिटल असेट्स खरीदने के लिए खर्चा कर रहा है। तो उस वजह से भी क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिस वजह से प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लग जाएंगे, जिस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा दिए। गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सब्सिडी देना, जैसे कि सोशल वेलफेयर करना। जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देगी, सोशल वेलफेयर करेगी, तो उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो और लोगों के लिए है, जिस वजह से मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड तो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी की उतनी, प्राइसेस में क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड दूसरी कंट्री में ज्यादा है। दूसरी कंट्री में ज्यादा होने से क्या होगा, आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर भेजना शुरू कर दोगे। बाहर तो आपने सामान भेज दिया, उन लोगों को पूरा कर लिया, लेकिन आपकी खुद की कंट्री में क्या होंगे, रिसोर्सेज और जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएंगे, जिस रीजन से डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई कम हो जाएगी और फिर से प्राइसेस क्या हो जाएंगे, राइज होने लगेंगे। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन इम्पोर्ट। इंपोर्ट में क्या आ जाएगा, डिक्रीज। आपने इंपोर्ट, बाहर से सामान मंगाना कम कर दिया, बाहर से सामान मंगाना कम कर दिया, उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाओगे। बट आपके पास क्या, रिसोर्सेज तो बराबर है, लेकिन डिमांड क्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई वही की वही रह गई, और दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जो कि इन्फ्लेशनरी गैप होगा, प्राइसेस राइज होने लग जाएंगे, जिस वजह से अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टैक्सेस। डिक्रीज इन टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, यानी कट हो गया टैक्सेस। टैक्सेस कम होने की वजह से क्या होगा,
टैक्स कम हो गए, यानी कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बच रही है। इनकम ज्यादा होने की वजह से आप क्या करोगे, एक्सेस डिमांड या बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दोगे। बहुत एक्सेस डिमांड से एक्चुअल में क्या होगा, एक्सेस डिमांड से सप्लाई तो वहीं की वहीं रह जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा और प्राइसेस क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअसली राइज होने शुरू हो जाएंगे। ये कुछ कॉजेज हैं जिस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्रिएट होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का इकोनॉमी में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, कम है, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी का, जो एग्रीगेट डिमांड स्ट्रक हो रहा था, जो कि ये वाला एग्रीगेट डिमांड था, और हमारा जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि लोगों की जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड है, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पहला पॉइंट तो ये है, ये पहला कॉन्सिक्वेंसेस है। अब सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, अगर हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड अगर हमारी बढ़ गई, जितनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, उतनी की उतनी ही है। एग्रीगेट सप्लाई तो एग्जिस्टिंग रह जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज कह लो या एग्जिस्टिंग कह लो, एग्जिस्टिंग वही रहेगी, उसमें तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते। जिस वजह से एक्चुअल में क्या होगा, प्राइसेस में क्या आने लगेंगे, प्राइसेस राइज होने लगेंगे, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप एम्प्लॉयमेंट लेवल तो बढ़ा नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट लेवल तो जितनी है उतनी है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, वही की वही रहेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्जिस्टिंग एग्रीगेट सप्लाई वही की वही है, जिस रीजन से प्राइसेस में बढ़त हो जाएगी, यानी कि प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल तो ऑलरेडी हमारे को पता है कि वो फुली यूटिलाइज्ड थी, जिस वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ये प्रॉपर टॉपिक था, इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।